अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूवर्स, अब तक की वीडियोस में मैंने आपको मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में मुकम्मल तफसीलात भी दी हैं और इसके साथ साथ ये भी बताया कि कौन से इनिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अप्लाई करते वक्त। और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का तरीक़ाकार भी बताया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अब तक जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं उनकी सीरीज़ को भी देख सकते हैं वन बाय वन, ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ सके। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। तो व्यूवर्स, अब तक जो कुछ मैंने आपको बताया है, जो मालूमात दी हैं, उसमें से काफ़ी मालूमात आपको पहले से भी पता होंगी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नई थी, मैंने आपको बताई। और आज की वीडियो में मैं जो चीज़ें डिस्कस करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको कहीं से भी नहीं पता चल सकती। वो सिर्फ वही शख्स बता सकता है जिसने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में अप्लाई किया होगा, इस प्रोसेस से गुज़रा होगा, उसको लोन अप्रूव हुआ होगा, उसने लोन अवेल किया होगा। तो चूँकि मैंने ये लोन अवेल किया है तो मुझे सारे स्टेप्स का पता है वन बाय वन, और अप्लाई करने के बाद का क्या प्रोसीजर है मैं वो आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म इनिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक ऐसा फॉर्म भी होगा जहाँ पे आपने रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग अमाउंट भी बतानी होगी। यानी जो घर आप ख़रीदना चाह रहे हैं, जिस प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कितनी रकम दरकार है वो आपने बतानी होगी। इसके साथ साथ कितने अरसे के लिए दरकार है, 10, 15, 20 साल के लिए। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप उसमें फ़िल करेंगे और वो भी एप्लीकेशन फ़ॉर्म इनिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उसको बैंक में जमा करवा देंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अप्लाई कर दिया, इनिशियल डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी दे दिया, तो अब क्या करें? तो अब व्यूवर्स आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि जो भी आपने इनिशियल डॉक्यूमेंट्स और अपनी जो तफसीलात बैंक को दी हैं, बैंक उसको जांच पड़ताल करेगा, उसकी वेरिफिकेशन करेगा और ये सारे प्रोसेस के लिए उसको ज़ाहिर है कुछ टाइम रिक्वायर होता है। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि बैंक आपसे ख़ुद रब्ता करे या कुछ अरसे बाद आप ख़ुद बैंक को फॉलोअप दे सकते हैं कि आपके केस की फ़र्दर प्रोसीडिंग्स क्या हैं। तो अगर तो आप बैंक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हुए आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो एक्यूरेट हुई, तो बैंक आपको एक ऑफ़र लेटर देगा। ऑफ़र लेटर में बेसिकली होता है कि ऑफ़र लेटर में आपको बताया जाएगा कि आपकी जो लोन की एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हो गई है, और ये भी बताया जाएगा साथ में कि कितना लोन आपका अप्रूव हुआ है। क्योंकि देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जिस फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 30 लाख के लिए अप्लाई किया, तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक आपको 30 लाख ही दे, क्योंकि फाइनेंसिंग डिपेंड करती है आपकी इनकम के ऊपर। तो आपकी इनकम के हिसाब से बैंक आपको उस ऑफ़र लेटर में बता देगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना भी आप अवेल कर सकते होंगे। और इसके साथ साथ उसमें बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई होंगी, एक लिस्ट होगी बाकायदा जिसमें बताया होगा कि इन चीज़ों की ज़रूरत होगी नेक्स्ट, और आपकी जो लोन पेमेंट की डिस्बर्समेंट है, यानी कि जो पैसे आपको मिलने हैं वो इस के साथ मशरूत होंगे कि आप ये चीज़ें बैंक को प्रोवाइड करें। तो उस लिस्ट में क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन से मज़ीद ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो ऑफ़र लेटर बैंक आपको देगा, आपको उसको अगर एक्सेप्ट करते होंगे तो आप एक्सेप्ट करने के बाद उसको साइन करेंगे और फिर उसको बैंक में सबमिट करवा देंगे। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप बैंक रिप्रेजेंटेटिव से डिस्कस भी कर सकते हैं, और फिर वो चीज़ें आपको या वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे बैंक को। तो उसमें सबसे पहले चीज़ क्या होगी, आपको अक्स शजरा देना होगा। अब ये होता क्या है, ये बेसिकली आपके उस घर का या आपकी उस जगह का जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं या जो घर ख़रीदना चाह रहे हैं उसका एक सिंपल सा मैप होता है, एक नक्शा होता है सादा सा, और ये बनाता पटवारी है। आपके इलाके का जो पटवार खाना होगा वहाँ पे आप जाएंगे और पटवारी से कहेंगे कि मुझे इस जगह की, इस प्लॉट की या इस घर का अक्स शजरा चाहिए। वो आपको एक मैनुअल हाथ से मैप बना के आपको दे देगा। इसके साथ साथ आपको एक डिमार्केशन रिपोर्ट भी देनी होगी। डिमार्केशन रिपोर्ट अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो हदबंदी रिपोर्ट इसको कहते हैं। ये भी आपको पटवारी बना के देगा। इसमें भी सिंपल सा ये होगा कि आपका जो घर आप ख़रीदना चाह रहे हैं या जिस प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं उसके मुतालिक एक वो रिपोर्ट लिखेगा कि ये किस एरिया में वाक़या है। उनकी कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे खेवट नंबर क्या है और सालिम खाता नंबर क्या है, खैतूनी क्या है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें वो एक रिपोर्ट में एक पेज के ऊपर लिख के दे देगा, एक रिपोर्ट बना के आपको दे देगा। फिर वो रिपोर्ट आप लेके जाएंगे अपने तहसील ऑफिस में, वहाँ पे सब रजिस्ट्रार उसको वेरीफाई करेगा, उसको साइन कर देगा। तो ये रिपोर्ट भी आपको बैंक को देनी होगी।
इसके अलावा आपको एक NEC भी देना होगा। NEC नॉन इनक्यूमरेस सर्टिफिकेट है। जैसे हम एक NOC निकलवा के देते होते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, तो इसी तरह ये NEC भी है। ये बेसिकली इस बारे में रिपोर्ट होती है कि आपका जो घर आप ख़रीदना चाह रहे हैं या जिस प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं उसके ऊपर कोई मसला तो नहीं है, यानी उसके ऊपर कोई कब्ज़े वगैरह का इशू तो नहीं है, या वो उसके ऊपर ऑलरेडी लोन तो नहीं लिया हुआ, या उसके कोई और इशू तो नहीं है उसके साथ। तो वो एक रिपोर्ट तैयार होती है। वो रिपोर्ट आप अपने इलाके की कचहरी में जाके, अपने शहर की कचहरी में जाके वहाँ से ये बनवा सकते हैं। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये होगा कि पहले आप अप्लाई करेंगे NEC के लिए, और फिर NEC के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी तहसील ऑफिस से। और आपको कंस्ट्रक्शन मैप भी चाहिए होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि चाहे आप घर बना बनाया ख़रीदना चाह रहे हैं या फिर चाहे आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको मैप देना होगा। अच्छा, इसमें ना सिर्फ मैप बनवाना होगा बल्कि अप्रूवल भी लेनी होगी। उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि आप अपने किसी भी आर्किटेक्चर के पास जाएंगे अपने शहर के, और उनको बताएंगे कि मैंने मैप डिज़ाइन करवाना है, तो वो आर्किटेक्चर आपके घर का मैप डिज़ाइन करेगा, और आप उसको ये बताएंगे भी कि ये वो मैप डिज़ाइन करे जो कि आपने अप्रूव भी करवाना है। ठीक है, तो क्योंकि उस अप्रूवल के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसी हिसाब से उनको फॉलो करते हुए फिर आपका आर्किटेक्चर वो मैप डिज़ाइन करेगा। और फिर आप अपने शहर की जो भी गवर्निंग बॉडी, यानी कि TMA है, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं, या LDA है, जो भी है, उसके पास से आप जाके वो नक्शा अप्रूव करवाएंगे। चाहे आप घर ख़रीद रहे हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको वो नक्शा बनवा के अप्रूव भी करवाना होगा और फिर वो बैंक को देना होगा। एक और चीज़ आपको चाहिए होगी, वो होगी बिल ऑफ क्वांटिटी रिपोर्ट। बिल ऑफ क्वांटिटी आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन की सूरत में बनवाएंगे और जमा करवाएंगे। अगर तो आप घर ख़रीद रहे हैं तो उस सूरत में इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो बिल ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि थोड़ा नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, इसमें वो डिटेल्स आपने देनी होती है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में चाहिए होगा, उसकी क्या कॉस्ट होगी, और क्या स्टेजेस होंगे, कौन कौन से फेजेस होंगे, और कितने अरसे में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो वो सारी डिटेल्स 2 to 4 पेजेस पे मुश्तमिल होती है। वो आपने बिल ऑफ क्वांटिटी बनवाना होगा। वो आप अपने आर्किटेक्चर से कहेंगे, वो आपको बना देगा, या फिर वो किसी ऐसे थर्ड पार्टी के बारे में बता देगा जो वो आपको BOQ यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटी बता दे कि कहाँ से बनेगा। नेक्स्ट आपको CTC ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ये देना होगा। CTC क्या है? बेसिकली ये है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, यानी कि आसान लफ्ज़ों में तस्दीक शुदा कापियाँ आपको अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के देनी होंगी। कौन से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के? जो घर आप ख़रीदना चाह रहे हैं, जिस प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, उसकी जो रजिस्ट्री हुई थी और उसका जो इंतकाल हुआ था, उसकी तस्दीक शुदा कापियाँ आपको निकलवा के बैंक में जमा करवानी होगी। ये कॉपियाँ भी आपको आपके कचहरी में जाके आप पहले अप्लाई करेंगे, और फिर आपको 2-3 दिन बाद आपके तहसील ऑफिस से इनकी तस्दीक शुदा कापियाँ मिल जाएंगी और आप बैंक में जमा करवा देंगे। इसके बाद बारी आती है मॉर्गेज प्रोसेस की। तो मॉर्गेज के लिए आपको सबसे पहले फ़र्द रहन निकलवानी होगी। फ़र्द रहन बेसिकली आप जाएंगे अपने पटवारी के पास, उससे कहेंगे कि मुझे फ़र्द रहन बना के दे दे, वो आपको एक फ़र्द बना के दे देगा, और फिर वो आप लेके जाएंगे अपनी रजिस्ट्री ब्रांच, वहाँ पे आप उसको जमा करवाएंगे, और वहाँ से आपको एक कंप्यूटराइज फ़र्द का इजरा कर दिया जाएगा, और उस फ़र्द को, यानी कि वो जो फ़र्द रहन होगी, वो आप मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के साथ उसको अटैच करेंगे। यानी मॉर्गेज के प्रोसेस के लिए जो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे उसके साथ साथ फ़र्द रहन भी अटैच होगी। तो उसके बाद बैंक आपसे रब्ता करेगा कि अब आपकी उस घर की या उस प्लॉट की मॉर्गेज होनी है। तो बैंक की तरफ से लीगल डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा आपके पास, और वो बैंक का नुमाइंदा बन के आपके साथ रजिस्ट्री ब्रांच में जाएगा। वहाँ पे वो जो मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट्स होंगे अलॉन्ग विद फ़र्द रहन, वो वहाँ पे जमा होंगे तहसीलदार के सामने। तहसीलदार जो सब रजिस्ट्रार है वो इन डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। उसके बाद बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से लेटर ऑफ अथॉरिटी मांगा जाएगा। वो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के पास होगा, वो ख़ुद जमा करवाएगा, वो आपने नहीं लेना। तो वो ख़ुद जमा करवाएगा लेटर ऑफ अथॉरिटी, और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कितने का आप मॉर्गेज करवा रहे हैं, और इसी तरह फिर बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका बयान लिया जाएगा, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे। तो कुछ दिनों बाद वो डॉक्यूमेंट अप्रूव होने के बाद आपको मिल जाएगा, और वो मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट फिर आप उसको बैंक में जमा करवाएंगे। अच्छा, उस मॉर्गेज की 2 कॉपीज़ आप करवा लीजिएगा। एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा रिकॉर्ड के तौर पर, और एक कॉपी आपको पटवारी के पास जाके जमा करवानी होगी। पटवारी
उसके ऊपर फिर रिकॉर्ड, क्योंकि उन्होंने इंदराज करना होता है रिकॉर्ड का, तो जब आप उसके पास मॉर्गेज जमा करवाएंगे तो फिर वो इंतकाल के लिए उस रिकॉर्ड का इंदराज करेगा। तो एक कॉपी आप वहाँ पे जमा कराएंगे, एक अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखेंगे। इस तरह मॉर्गेज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 हफ़्ते 10 दिन बाद आप पटवारी के पास जाएंगे और उस जो मॉर्गेज आपने करवाया था उसकी फ़र्द निकलवाएंगे और इसके बाद इंतकाल की कॉपी निकलवाएंगे और ये दोनों चीज़ें भी बैंक को जमा करवा देंगे। इसके बाद मुशारका डॉक्यूमेंट साइन होंगे। मुशारका डॉक्यूमेंट्स बैंक खुद तैयार करवाएगा, आपको बुलाया जाएगा और आप वो मुशारका डॉक्यूमेंट्स साइन भी करेंगे, थंब इम्प्रेशन भी लगाएंगे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो मुशारका बेसिकली एक इस्लामी बैंकिंग की इस्लाह है और इसका मतलब ये है कि बैंक और आप दोनों मिलके किसी जगह को ख़रीदते हैं, किसी घर को ख़रीदते हैं, तो उसको मुशारका एग्रीमेंट कहते हैं। तो इस मुशारका में बेसिकली बैंक और आप दोनों उस प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। बैंक का शेयर ज़्यादा होता है, आपका शेयर कम होता है। तो जैसे जैसे आप बैंक को इंस्टॉलमेंट पे करते जाते हैं और यूनिट्स परचेज़ करते जाते हैं, शेयर परचेज़ करते जाते हैं, तो आपका जो शेयर है वो बढ़ता जाता है और बैंक का शेयर कम होता जाता है। तो ये बेसिकली मुशारका एग्रीमेंट होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये 2-3 दिन इसको नहीं लगेंगे, जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम लगेगा इसको, आपको 15-20 दिन लग सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हुए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें फिर बैंक को जमा करवाएं। तो ये हो सकता है कि बैंक 1 बाय 1 आपसे चीज़ें मांगता रहे और आप उसको वैसे ही सबमिट करवाते रहें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो तरतीब मैंने आपको बताई है बैंक इसी तरह से आपसे चीज़ें मांगे, तो इसमें तरतीब डिफरेंट हो सकती है, लेकिन तकरीबन चीज़ें सारी सेम ही होंगी चाहे आप किसी भी बैंक से अप्लाई करें। तो इसके साथ जब आप ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे होंगे तो इसी दौरान में बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव आपसे रब्ता करेगा और कहेगा कि मैंने आपके जो रेजिडेंशियल एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन करनी है, और इसके अलावा जिन रेफरेंसेस का आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बताया था उन रेफरेंसेस के बारे में भी वेरिफिकेशन करनी है। तो वो आपके साथ एक टाइम डिसाइड कर लेगा और उस टाइम पे उस दिन आपके पास आएगा। फिर जब वो रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएगा तो उसके पास एक टैब होगा, उस टैब से वो आपकी एक पिक्चर लेगा। इसके अलावा आपके आईडी कार्ड की पिक्चर ली जाएगी, आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर के बिल की पिक्चर ली जाएगी, आप जिस घर में इस वक्त रह रहे होंगे उस घर का बाहर से मुआयना करके उसकी भी पिक्चर ली जाएगी। और इसके अलावा आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं, जिस ऑफ़िस में जॉब कर रहे हैं, या अगर कोई कारोबार कर रहे हैं जो आपका ऑफ़िस है या शॉप है, तो वहाँ पे भी जाके विज़िट किया जाएगा, उसकी भी पिक्चर्स ली जाएंगी बाहर से। और इसके बाद आपने जो 2 रेफरेंसेस दिए थे एप्लीकेशन फॉर्म में जिनकी डिटेल्स दी थी उनके पास भी जाया जाएगा। आप उनके साथ जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव के साथ। तो दोनों रेफरेंसेस के पास आपको चाहिए कि आप पहले उनको इन्फॉर्म कर दें ताकि उनको पता हो कि आप वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। तो जिन जिन का आपने नाम दिया होगा उनकी पिक्चर्स भी ली जाएंगी, उनके आईडी कार्ड की पिक्चर्स ली जाएंगी, जिस घर में वो रह रहे होंगे उसकी बाहर से पिक्चर ली जाएगी और उसी घर के बिल की पिक्चर्स भी ली जाएंगी। और उसके बाद वो एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव बैंक को दे देगा। फिर कुछ दिनों बाद बैंक आपसे रब्ता करेगा और आपको कहा जाएगा कि आप जो घर ख़रीदना चाह रहे हैं या जिस प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं उसकी हमने इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी है। तो इवैल्यूएशन बेसिकली बैंक नहीं करता, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता, बैंक ने कोई थर्ड पार्टी हायर की होती है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन करती हैं। तो बैंक उसका जिस भी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बैंक आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उस थर्ड पार्टी का जो इवैल्यूएटर है, उसका रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट करेगा, आपके साथ टाइम डिसाइड होगा और फिर जो घर आप ख़रीदना चाह रहे हैं, जो फिज़िकल लोकेशन है और जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पे आके उसको विज़िट करेगा, उसकी पिक्चर्स ली जाएंगी, उसका मुआयना किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि किस एरिया में है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें वो देख के उसके बाद एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करके बैंक में सबमिट करवा देगा। इसके बाद एक लीगल रिपोर्ट तैयार होगी। ये रिपोर्ट बैंक खुद तैयार करवाएगा, आपको तैयार करवाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक किसी भी वकील के ज़रिए आपने जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे उनके ऊपर एक लीगल रिपोर्ट तैयार करेगा कि जो भी उस प्रॉपर्टी डीड्स या रजिस्ट्री या इंतकाल के ऊपर डिटेल्स हैं क्या वो ठीक हैं या नहीं है। उन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के बाद वो इसके ऊपर एक लीगल रिपोर्ट तैयार करेंगे कि तमाम चीज़ें ठीक हैं या नहीं। अच्छा, ये अभी तक जो मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई हैं जैसे लीगल रिपोर्ट्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, तो इनकी कुछ फ़ीस होती है, चार्जेस होते हैं। ये आपको पहले अदा नहीं करने, जब आप के फ़ाइनल स्टेज के करीब होंगे, आपको यानी कि पेमेंट मिलने वाली होगी, तो उस वक्त ये आप इनकी चार्जेस जो होंगे, इनकी जो फ़ीस होगी वो भी आपको देनी होगी।
अच्छा, लास्ट में आपको बता दूं कि इस सारी प्रोसेसिंग के लिए बैंक आपको चार्ज भी करेगा। आपको बैंक को प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी। वो आपसे एक चेक लेगा। नॉर्मली ये 10,000 के अंदर अंदर होगी, और ये डिफरेंट बैंक्स जो है वो उनकी फ़ीस डिफरेंट है। तो ये 10,000 के अंदर अंदर ये फ़ीस का चेक बना के आप बैंक को सबमिट करवा देंगे। और इसके साथ साथ बैंक आपसे 12 खाली चेक भी लेगा। जो भी करंट अकाउंट किसी भी बैंक का आप यूज़ कर रहे होंगे, उसके 12 खाली चेक भी आप जमा करवाएंगे। इसके जमा करवाने का मकसद ये होगा कि जब आपका केस फ़ाइनल हो जाएगा और आपको पेमेंट मिलनी होगी, तो उससे पहले उन सारे 12 चेक्स के ऊपर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स लिखी जाएंगी कि आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी है, और वो 12 चेक्स दोबारा आपको भेज दिए जाएंगे। फिल करने के बाद आप उसके ऊपर साइन करेंगे और फिर वापस बैंक में सबमिट करवा देंगे। ये बेसिकली पहले साल के लिए आपके ये 12 चेक होंगे। तो इस तरह आप हर साल अपने 12 चेक्स इस तरह बैंक में जमा करवाएंगे, ताकि उनके पास हर इंस्टॉलमेंट का एक गारंटी हो, एक प्रूफ हो। वैसे तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी वो बैंक से अकाउंट से आपसे डायरेक्ट डिडक्ट होंगी, और ये वो अकाउंट होगा जो आप बैंक में ओपन करवाएंगे। यानी जिस बैंक से भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, वो बैंक आपसे एक अकाउंट भी ओपन करवाएगा, और उसी अकाउंट में आपके पास इतना बैलेंस होना चाहिए कि मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हो सके। इस सारे प्रोसेस के बाद, सारी चीज़ें सबमिट करवाने के बाद, आपको कुछ मेडिकल फॉर्म फिल करने होंगे। लास्ट में बैंक आपको कुछ मेडिकल क्वेश्चनर भेजेगा, जिसमें आपको अपनी हेल्थ कंडीशंस के बारे में बताना होगा, और वो साइन करके आप बैंक में सबमिट करवा देंगे। और होपफुली इसके बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो अगर तो आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे होंगे तो डेफ़िनेटली आपको सारी पेमेंट इकट्ठी नहीं मिलेगी, आपको किस्तों की सूरत में पेमेंट्स मिलेगी, जिसको बैंक ट्रेंचेस कहता है। तो आपको 3 या 4 ट्रेंचेस में ये लोन की पेमेंट मिलेगी। जितना भी आपका लोन होगा वो 3-4 किस्तों में आपको मिलेगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी के साथ साथ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि अपनी अगली वीडियो में मैं आपको इस सारे प्रोसीजर की कॉस्ट बताऊँगा कि इस सारे प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन के लिए और रिपोर्ट्स के लिए आपका कितना खर्चा आएगा। तो इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।